हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की बायोलॉजी बुक की जैव प्रक्रम चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो हम इसको देखते हैं। जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो हमारे जैसे मनुष्य में मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है। इसके लिए ये विसरण की प्रक्रिया क्यों अपर्याप्त होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने में? तो देखते हैं इसको। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। तो जो बाह्य जो कोशिकाएं हैं, बाह्य कोशिकाएं जैसे चमड़ी है, वो तो ऑक्सीजन प्राप्त कर सकती है, सीधे पर्यावरण के संपर्क में है। किंतु जो अंदरूनी जो ऑर्गन्स है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो तो सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं हमारे पर्यावरण के। तो इसके वजह से भी ऑक्सीजन जो है विसरण की प्रक्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पूरा नहीं हो पाता है। अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकीय और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। एक वहन तंत्र होता है ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, और इस क्रिया को श्वसन कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य सहित विभिन्न बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी होती है, जो कि विसरण की क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है और वो सिर्फ उन्हीं जीवों में संभव है जिनकी सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? ठीक है, इसमें एक और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु या कोई जीव, कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंडों का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों द्वारा कर सकते हैं। पहला क्या दिया है, कौन सा मापदंड है? गति का। यदि कोई वस्तु सजीव है तो उसमें निरंतर गति रहेगी, किसी ना किसी प्रकार की, वो स्थिर गति हो या फिर वो जो है चलनीय गति हो, कैसा भी गति वो दर्शाएगा। दूसरा है वृद्धि। जो भी वस्तु यदि सजीव है तो उसमें समय के साथ कुछ न कुछ वृद्धि होती रहती है। तीसरा है श्वसन। सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फिर चौथा है उत्तेजनशीलता। उनमें उत्तेजनशीलता भी होती है, लगातार वो हमेशा उत्तेजित रहते हैं। पोषण इत्यादि। जो सजीव हैं उनमें पोषण की भी आवश्यकता होती है। वृद्धि के लिए हमें पोषण की आवश्यकता है। फिर श्वसन की क्रिया किस क्रिया के आधार पर होती है? पोषण के आधार पर। और गति करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, जो हमें पोषण से ही मिलती है। यदि ये सभी मापदंड किसी वस्तु में पाए जाते हैं तो वो सजीव है, अन्यथा निर्जीव। तो इन्हीं मापदंडों के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन निर्जीव। तीसरा प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? कोई भी जो जीव है वो किन कच्ची सामग्रियों का वो उपयोग करता है, वो पढ़ेंगे अभी। इसका आंसर देखते हैं। किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला है खाद्य पदार्थ। कार्बन आधारित यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। जो खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री के रूप में लेते हैं जीव। दूसरा है ऑक्सीजन श्वसन के लिए तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तीसरा है जल भोजन की पाचन
जल चाहिए होता है किसके लिए? भोजन के पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके लिए चाहिए होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी जीवों के लिए है, ये नहीं किसी स्पेशल एनिमल या फिर ह्यूमन के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म के लिए पूछा गया हो। ये सिर्फ जीव का बात किया गया था, कोई भी क्रिएचर हो सकता है, इसीलिए सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। चौथा प्रश्न है, जीवन के अनुसरण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जो जीवन का है उसका अनुरक्षण, जो जीवन का रक्षा करने के लिए किन किन प्रक्रमों को आवश्यक माना जा सकता है, उसको देखते हैं। उत्तर है इसका, जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। जो जीवन होता है उसके अनुरक्षण के लिए, जीवन के संरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं, वृद्धि भी शामिल है, ये सभी क्रियाएं अति आवश्यक मानी जाती हैं। यदि जीवन को रखना है तो हमें पोषण की आवश्यकता होगी, उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमें ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। तो जीवित रहने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। फिर श्वसन के जरिए हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, तो यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, श्वसन नहीं होगी, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। परिवहन, जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं या फिर जो ऑक्सीजन है उसके वहन के लिए, उसके परिवहन के लिए परिवहन तंत्र का होना ज़रूरी है, और परिवहन जो है ये प्रक्रिया भी होनी ज़रूरी है। और जब ये सारी क्रियाएं संपन्न हो गई तो इनके फलस्वरूप कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी बनते हैं, तो उनको अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है, तो ये भी होना ज़रूरी है। ठीक है, और वृद्धि तो समय के साथ होती रहती है, इसलिए ये सारी क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। यहाँ पे एक लिखा है, एक ही मानते हैं, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आ जाता है। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? जो ये ऑटोट्रोपिक्स होते हैं और हाइड्रोट्रोपिक्स होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में हमें मुख्य अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहला है स्वपोषी पोषण में, यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वयंपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव कहते हैं जो हरे पौधे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए ये स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं और हरे पेड़ पौधे स्वपोषी जीव भी होते हैं। ठीक है, विषम पोषी पोषण में पहला क्या है? इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी इत्यादि। जो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत जीव आते हैं वो किसी न किसी माध्यम से दूसरे जीवों पर आधारित रहते हैं। किसके लिए? अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए जो है वो किसी न किसी रूप में अन्य जीवों या पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए शाकाहारी और मांसाहारी भी हो सकते हैं, मृतजीवी पोषण भी हो सकता है। फिर दूसरा अंतर क्या है? इस पोषण में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो ये स्वपोषी पोषण है इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जो किसके रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और वो ऊर्जा संचित करता है ग्लूकोज के रूप में, उसका निर्माण होता है।
इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका डिफिनेशन होगा कि वह प्रक्रिया अर्थात वह प्रक्रिया जो स्वपोषी जीवों के द्वारा अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। या फिर जिस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वपोषी पोषण संपन्न होता है वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है। इसमें दूसरा अंतर क्या है, विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। जो विषमपोषी पोषण है उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा अंतर है, यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया नीले या हरे शैवाल में होता है। ये जो है स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया ये हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया जो कि नीले या हरे शैवाल होते हैं उनमें संपन्न होता है। और परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण प्रायः सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होता है। लगभग पृथ्वी के सभी जीवों में होता है ये विषमपोषी पोषण, जबकि स्वपोषी पोषण सिर्फ हरे पौधों और साइनोबैक्टीरिया के अंदर संपन्न होता है। प्रश्न नंबर 2 है, इसका जो VVI क्वेश्चन है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये जो आप प्रकाश संश्लेषण प्राप्त की प्रक्रिया होती है इनमें कच्ची सामग्री है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो ये सारी सामग्री वो कहाँ से प्राप्त करते हैं वही बताना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उनके स्रोत निम्न है। पहला, जल। पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं। जो पौधों की जड़ें होती हैं वो हमेशा हमने देखा कि वो भूमि के अंदर ही होती हैं, जो काफ़ी दूर दूर तक फैली होती हैं और उन्हीं के माध्यम से वो खनिज लवण और जल भूमि के अंदर से प्राप्त करती हैं। दूसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। जो पौधों की पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है उसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पर्यावरण से या वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट है क्लोरोफिल। हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिले जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोफिलों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जिससे पौधे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है वो ऑब्वियस सी बात है सूर्य से ही प्राप्त करेंगे। तीसरा, ये भी बहुत MVVI मोस्ट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग हर बार पूछा जाता है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसका उत्तर होगा हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। क्या क्या भूमिका है भैया देख लेते हैं। इसमें पॉइंट्स दिया है और आप भी कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट आउट करके ही आंसर ले। 2-3 डिवीज़न में इसको तोड़ के ही आंसर दे। अमाशय में HCl अम्ल की भूमिका अमाशय रस को अम्लीय बनाना है क्योंकि एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीनों का पाचन कर सकता है। हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अमाशय रस को अम्लीय बनाता है। जो HCl है वो अमाशय से निकलने वाले रस को अम्लीय बनाता है। वो इस वजह से क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो हमेशा अम्लीय माध्यम में ही प्रोटीनों का पाचन कर पाता है। ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट है अम्ल का एक अन्य कार्य यह भी है कि ये भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। जो HCl होता है वो काफ़ी पावरफुल एसिड होता है जो कि भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है जिससे हमें कोई हानि नहीं होती है।
तीसरा पॉइंट है, यह अधपचे भोजन का किण्वन नहीं होने देता है। यदि हमारे शरीर में किण्वन की प्रक्रिया होने लगती है तो हमारे पेशियों में और जोड़ों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि इसके द्वारा शर्करा युक्त होता है और हमारी बॉडी में शुगर होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए ये जो HCl होता है जो किण्वन की प्रक्रिया को रोक के रखता है, जिससे काफ़ी हद तक हमारे बॉडी को फ़ायदा होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? जो हमारे शरीर में, हमारे पेट के अंदर पाचक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, उनका क्या कार्य है? तो उत्तर है, पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। जो पाचक एंजाइम हैं वो कार्बनिक अणुओं को छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा सरलतापूर्वक अवशोषित कर लिए जाए। ये क्षुद्रांत होती हैं, जो उंगलीनुमा संरचना होती हैं हमारे पेट के अंदर, वो भोजन के अणुओं को अवशोषित करने का कार्य करती है। वहाँ पे छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं को ही अवशोषित करना संभव हो पाता है। इसलिए पाचक एंजाइम हमारे भोजन के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि आसानी से अवशोषण